आरबीआई सरकार को रिकॉर्ड 1.76 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर करेगा। इसका कुछ हिस्सा यानी कि 28,000 करोड़ इसका दिया जा चुका है। इससे पहले ही इंटरिम बजट के दौरान जालाइन कमेटी की सिफारिशें मंजूर की है आरबीआई ने, लेकिन इसको लेके कई तरह के जो सवाल भी उठ रहे हैं और किस तरह से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने जा रही है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। उससे पहले हम बता दें कि हमारा आज का विशेष है कि आरबीआई का अर्थव्यवस्था को नई ताकत। और स्टूडियो में जो दो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिशिर सिन्हा साहब हैं, आर्थिक मामलों के पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है शिशिर साहब आपका। हमारे साथ डॉक्टर उपेंद्र दास हैं, अर्थशास्त्री हैं, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है उपेंद्र जी। अब सबसे पहले शिशिर जी आपसे जानना चाहेंगे कि इस खबर को किस तरह से देख रहे हैं आप, क्योंकि खबर को लेके हलचल बहुत ज्यादा है। एक तरफ यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई ताकत, एक नई मजबूती मिलने जा रही है, कई नए क्षेत्र खुलेंगे निवेश के। दूसरी तरफ विपक्ष भी अपने सवालों के साथ खड़ा है। देखिए, सबसे पहले तो हमको समझना चाहिए कि 1,76,000 करोड़ रुपए में से अभी इस साल में 1,48,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, क्योंकि 28,000 करोड़ जैसा आपने कहा मार्च में ही वो ट्रांसफर किए जा चुके हैं। दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि अभी तक जो रिजर्व बैंक का जो कारोबारी साल होता है वो जुलाई से लेकर के जून तक का होता है, इसीलिए वो यहाँ पर 2018-19 का जिक्र कर रहे हैं, जबकि 2018-19 वित्तीय वर्ष जो है जो सरकार के लिहाज से वो वित्तीय वर्ष पूरा हो चुका है। लेकिन 1,48,000 करोड़ रुपए का जो जिक्र है वो 2019-20 के जो भारत सरकार के बैलेंस शीट होंगे उसमें दिखाए जाएंगे। अब आपका जो दूसरा सवाल का दूसरा हिस्सा है कि इसको किस तरीके से हम ताकत के तौर पर देखें। पहली चीज तो आपको ये समझना चाहिए कि रिजर्व बैंक के पास बहुत सारे रिजर्व होते हैं, उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो आपका रिवैल्यूएशन का होता है, यानी कि बाजार में जो वहां जहां निवेश करते हैं उनकी कीमतों में अगर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो जाए, उससे निपटने के लिए वो क्या कुछ करेंगे। उस फंड को नहीं छुआ गया है। हमने उन दो फंड को चुना है, जो आम कमाई का है और एक कंटीजेंसी फंड का है, और दूसरा इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क का जो फॉर्मूला दिया गया है, जो प्रिंसिपल दिया गया है, उसी के आधार पर वो पैसा लिया गया है, जो लगभग 53,000 करोड़ रुपए वो बनते हैं और 1,23,000 करोड़ रुपए जो कि आपके सामान्य सरप्लस से बनते हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरीके से ये कहा जाए कि रिजर्व बैंक कमज़ोर हो रहा है या रिजर्व बैंक की बाजार की ताकत से निपटने में उसकी जो स्थिति है वो कमज़ोर हो रही है, या जिसको हम लोग कहते हैं कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, वो परिस्थिति में कोई बदलाव हो रहा है, ऐसा कोई बदलाव नहीं हो रहा है। उनके पास वो फंड अवेलेबल है। ये फंड लेने के बाद सरकार इसका कहाँ खर्च करेगी, ये सरकार का विशेषाधिकार है। वो चाहे तो इसका बुनियादी सुविधाओं में, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर सकती है। वो चाहे तो अगर जीएसटी में राहत देनी है, जिसकी चर्चा बहुत गरमाई हुई है कि कार पे आप जीएसटी की दरें घटा दे, बिस्किट पर जीएसटी की दरें घटा दे, क्योंकि वहां कमाई नहीं हो रही है और आपके पास एक रूम अवेलेबल है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये सरकार का विशेषाधिकार है और सरकार जो भी फैसला करेगी वो अर्थव्यवस्था को ताकत देने के लिए होगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। उपेंद्र जी, कांग्रेस का जो आरोप है और जो लगातार सवाल उठा रहा है, और उन सवालों ने कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी एक प्रश्न जरूर ये उठाया है, क्या अर्थव्यवस्था कहीं कमजोर हो रही है, कितने बड़े बूस्ट की जरूरत थी, और अगर नहीं तो फिर इस तरह के सवाल लगातार क्यों हो रहे हैं। मुझे राजनीतिक टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर आप रखें। जी, मैं ये कहना चाहूँगा, जैसा कि अभी बात कही गई और आपकी रिपोर्ट में भी शामिल थी, कि ये एक आरबीआई जो केंद्रीय रिजर्व बैंक है उसका ट्रांसफ़र है सरकार को, और ये होता आया है। ये वो ट्रांसफ़र है जिसके अनुपात को निर्धारित करने के लिए बिमल जालान कमेटी का गठन स्वयं रिजर्व बैंक ने किया था जी। और उसने बताया कि अगर कंटिजेंसी फंड है तो 5.5 से लेकर के 6.5 तक के रेंज में आप उसको रख सकते हैं। उसके अगर एक्सेस में है तो वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इन लोगों का जो रिपोर्ट्स आ रही हैं 6.8% था, तो वो एक्सेस वहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है। जहाँ तक करेंसी और गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, उसमें भी उन्होंने एक अनुपात निर्धारित किया था 20 से 24.5 तक, और इनका अनुपात उसके रेंज में था 23 दशमलव या कुछ था। तो इसीलिए वो 1,23,000 करोड़ रुपए
का एक्सेस वहाँ पर था। तो ये मेरी समझ से अर्थव्यवस्था खराब है या नहीं है उसको बिना जोड़े हुए भी अगर हम देखें तो ये एक निर्धारित एक ऐसी परिस्थिति थी जिसमें कि विशेषज्ञों की एक राय थी कि आरबीआई और भारत सरकार जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके बीच में ये रिलेशनशिप होना चाहिए जहां तक डिविडेंड कह लें या एक्सेस लिक्विडिटी जो आरबीआई के पास होती है। तो मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था तो निश्चित रूप से ये जो नई लिक्विडिटी सरकार के पास आई है उसमें तमाम नीतियों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर करने के लिए वो ज़्यादा सशक्त होगी और उसकी वजह से अर्थव्यवस्था भी सशक्त होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सोचना कि स्थिति खराब है इसीलिए ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफिकेशन है। अब शिशिर जी, जिस तरह से उपेंद्र जी ने कहा है कि इसको इस नज़रिए से देखना कि अर्थव्यवस्था कमज़ोर है और इसलिए आरबीआई या जालान कमेटी की सिफारिश के तहत जो इतना ये बूस्ट दिया है या इतना फंड जो सरप्लस दिया गया है, इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं? इसलिए कि एक भ्रम की स्थिति फिर अर्थव्यवस्था को लेके, भारतीय अर्थव्यवस्था को लेके हमने देखा हाल ही में भी कुछ दिन पहले जब वित्त मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने बहुत साफ कहा था कि कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं से भारत की अर्थव्यवस्था आज भी बेहतर है। देखिए, हमें सुस्ती और मंदी के बीच के अंतर को समझना होगा। आमतौर पे हम क्या करें कि मंदी की ओर हम बढ़ रहे हैं या हमारी अर्थव्यवस्था मंदी की गिरफ्त में आ गई है, और एक तरफ ये होता है कि आपके विकास की रफ्तार धीमी पड़ गई है, जिसको हम लोग सुस्ती कहते हैं। देखिए, कुछ क्षेत्र हैं जहां परेशानी है और वित्त मंत्री ने उस बात को स्वीकारा और शुक्रवार को जिन 32 उपायों का ऐलान किया गया उनमें उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया जिसमें ऑटोमोबाइल खास तौर पर शामिल है, और इस हफ्ते रियल एस्टेट के लिए वो चीजें आएंगी। तो अर्थव्यवस्था में निवेश को लेकर के एक बात बिल्कुल साफ है कि निजी निवेश उस रफ्तार से नहीं आ रहा है जिस रफ्तार से उम्मीद की जा रही थी। तो काफी कुछ दारोमदार जो है वो सरकार के ऊपर हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट कितना ज्यादा हो सकता है। अब आपके पास पैसे अगर आते हैं 1,23,000 करोड़ रुपए और 53,000 मिला ले और हम उसमें से माइनस कर दे तो 1,48,000 करोड़ आते हैं, इसका आप निवेश करते हैं। और जब सरकार निवेश करती है तो निजी क्षेत्र को एक प्रोत्साहन मिलता है, उसे लगता है कि सरकार पैसा लगा रही तो हमें भी लगाना चाहिए। वो जो एक माहौल सुधरता है, माहौल निवेश का बेहतर होता है। दूसरी ओर आपके पास एक विकल्प यह है कि इसके जरिए आप कंजम्पशन को बढ़ावा दें। तो जब आप कंजम्पशन को बढ़ावा देते हैं तो उसका फायदा क्या होता है कि उत्पादक ज्यादा सामान पैदा करना चाहता है, और उत्पादक जब ज्यादा सामान करता है तो उसके लिए उसको निवेश बढ़ाने की जरूरत होती है। तो आप एक ही साथ आप कंजम्पशन डिमांड और इन्वेस्टमेंट डिमांड दोनों को आप प्रोत्साहित करते हैं, और उसका असर ये होता है कि जो अर्थव्यवस्था में सुस्ती आ रही है वो सुस्ती काफी हद तक उस पर लगाम लगाया जा सकता है। मेरे हिसाब से ये एक बेहतर विकल्प है। इसमें कोई परेशानी नहीं है कि अगर कहीं वो पैसा रखा हुआ है, उस पैसे का एक हिस्सा अगर अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए हो रहा हो तो फिर आखिरकार आप आलोचना करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आलोचना करने के पीछे एक तर्क होना चाहिए। शायद मुझे लगता है कि वो तर्क कहीं ना कहीं शायद पीछे रह गए। उपेंद्र जी, आरबीआई समझना चाहेंगे कि आरबीआई देश की एक संस्था है, क्या इसमें किस हद तक गलत और सही ये कहा जा सकता है कि मान ले भारतीय अर्थव्यवस्था को, जिस तरह से उन्होंने कहा मंदी और सुस्ती का एक फर्क होता है, अगर सुस्ती के दौर से अगर कुछ बेहतर निवेश की तरफ बढ़ना है, अगर उन तमाम उपायों को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था को और मजबूती देने के लिए ये कदम उठाया गया है, तो इस कदम को सही गलत के आईने से क्यों देखा जा रहा है? इसको कहां तक आप सही मानते हैं? क्या और देशों की अर्थव्यवस्थाएं भी तो अपने आप को बेहतर, सुधार, मजबूत करने के लिए कई इस तरह के कदम उठाती ही होंगी? बिल्कुल, और मुझे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मुझे ये लगता है कि ये एक जो आपसी तालमेल जो होता है किसी भी केंद्रीय बैंक और सरकार के बीच में जो विश्व भर में है, ये उसी का द्योतक है। और इसमें मुझे नहीं लगता कि हमें इसको किसी और दृष्टि से देखना चाहिए। ये ट्रांसफ़र वैसे भी इसलिए अच्छा है क्योंकि ये गवर्नमेंट की बोरोइंग पे एक बहुत पॉजिटिव और कंफर्टिंग इफ़ेक्ट लाएगा, और बहुत हद तक जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है
उसको भी मीट करने में सहायक होगा। और जैसा कि अभी बताया गया कि अगर आप पूरा एक कीनशियन जो पैराडाइम है जहाँ पे स्टेट इंटरवेंशन से आप पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाते हैं, वो कंजम्पशन के साइड से और इन्वेस्टमेंट साइड से, दोनों साइड से जब हम डिमांड को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स भी काम आती है। और उसमें यह होता है कि मान लीजिए अगर मैं एक उदाहरण दूं कि सरकार के पास सरप्लस जो था रिजर्व बैंक के पास वो अब उपलब्ध हो गया है, और वो उदाहरण के तौर पे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो आपका और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ और एजुकेशन, उसमें अगर वो स्पेंड करती है तो अब आप उसके सोचिए कि मल्टीप्लायर इफेक्ट कितने होंगे, कितना सीमेंट, कितना आयरन एंड स्टील के प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी, कितने कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स को और अकाउंटेंट्स की डिमांड होगी, कितना आवास आप बना सकेंगे, कितनी सुविधाएं जनता के लिए आप उत्पन्न करेंगे। उसको करने में क्या होगा कि एक हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, जहां पर आपको तमाम रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स जो है उनकी डिमांड बढ़ेगी, उनका उत्पादन बढ़ेगा, और हर जगह एक मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करेगा। और जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो हर क्षेत्र में इनकम जनरेशन होगा, और वही इनकम जनरेशन होते होते जब एग्रीगेट किया जाता है तो वो जीडीपी में रिफ्लेक्ट होता है, और उससे फिर जीडीपी की जो दर है उसमें वृद्धि की जा सकती है। शिशिर, आने वाले समय में हम निवेश के माहौल को बेहतर बनाने के लिए कौन से क्षेत्र हैं जिसमें नए निवेश हो सकते हैं, जो मतलब एक तरह से नई संभावनाओं को जन्म दें? देखिए, अगर आपको याद होगा तो फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात कही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक कमेटी बनाई गई, जहां पे हम 100 लाख करोड़ रुपए अगले 5 साल की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बड़ा निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आने वाला है, और वो सरकार अगर 1 रुपया करेगी तो हो सकता है कि निजी क्षेत्र की ओर से आप 2 रुपये 3 रुपये का आप देखेंगे, ये इस तरीके का इफेक्ट होगा। और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे सड़क बनाने का एक सामान्य सा देख लीजिए, सड़क बनाना सिर्फ आप ये मत सोचिए कि सीमेंट या कुछ ऐसे उद्योगों को ही फायदा पहुंचाता है, कितनी बड़ी संख्या में वो रोजगार के मौके पैदा करता है। इसी तरीके से आवास की बात है, चाहे आप प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को देख लें या ग्रामीण को देख लें, वहां पर जिस तरीके की गतिविधि होती है, एक अनुमान है कि रियल एस्टेट सेक्टर 450 तरह की आर्थिक गतिविधियों पर असर डालता है। तो अगर वहां पर निवेश बढ़ता है, वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा मकान बनाए जाते हैं, जो कि 2022 तक का हमारा लक्ष्य है कि हर किसी को हम घर दे सके, तो उसका कितना ज़्यादा फायदा होगा। तो मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में ज़्यादा निवेश देखेंगे जो रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा मौके पैदा करें, और दूसरा उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट हो, यानी कि एक साथ वो कई और उद्योगों को भी प्रभावित करे, कई दूसरे क्षेत्रों को भी प्रभावित करे, और वहां पर भी जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो तेज हो सके। शिशिर, क्या आपको लगता है कि आज भी जिस तरह से तमाम कांग्रेस के नेताओं के लगातार बयान आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस एक तरह से इस बड़ी पहल को लेकर भी एक मजबूती को अर्थव्यवस्था में देखने के बावजूद भी उन्होंने एक भ्रम पैदा करने की एक कोशिश की लोगों के बीच में, जिस तरह से कंटिजेंसी फंड को लेकर ये कहा कि ये उस स्थिति में इस्तेमाल होना चाहिए था जब अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में हो, अर्थव्यवस्था बहुत गंभीर स्थिति में पहुंच गई है? देखिए, राजनीति के ऊपर टिप्पणी करना बहुत मुश्किल होता है, और ख़ासतौर पे हम जैसे लोग जो कि थोड़ा बहुत अर्थव्यवस्था के ऊपर बातचीत करते हैं। लेकिन इतनी बात मैं समझ सकता हूं कि जब अर्थव्यवस्था में चीज़ें थोड़ी सी बेहतर नहीं हो, थोड़ी सी परेशानी की बात हो रही हो, और ये सभी स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार ने स्वीकार नहीं किया है, वहाँ पर अगर इस तरह के संसाधनों का इस्तेमाल हो तो आप उसको गलत कैसे मान रहे हैं, आप उसको किस आधार पर गलत मान रहे हैं। दूसरी चीज, रिजर्व कोई पहली बार नहीं लिया, मतलब ये जो सरप्लस है ये कोई पहली बार नहीं है, हर साल लिए जाते हैं, किसी साल ज्यादा होता है, किसी साल कम होता है। सवाल यह है कि आप बाकी दूसरे जो जिसको कहते हैं कि बाकी जो दूसरे साधन हैं वहां से आप कितना पैसा उठा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से राजनीति जब होती है अर्थ के ऊपर तो कई बार तर्क जो है वो पीछे चले जाते हैं। तो हो सकता है कि शायद उनके अपने तर्क हों, उनके हिसाब से वो सही हो, लेकिन ज़रूरत है इस समय में अर्थव्यवस्था की हम किस तरीके से सरकार ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करे, उसके लिए संसाधन जुटाए, जो सरकार कर रही है, इसमें कुछ गलत नहीं है।
जी हाँ शिशिर, बहुत अच्छे शब्दों में आपने कहा कि अर्थ पे जब बात होती है तो तर्क बहुत पीछे चले जाते हैं। लेकिन आज का जो ये फैसला रहा है, जालान कमेटी की सिफारिशें जिस तरह से मानी गई हैं और आरबीआई ने एक बड़ा बूस्ट अर्थव्यवस्था को दिया है, आने वाले समय में कुछ अच्छे इसके एक तरह से कह सकते हैं असर दिखाई देंगे, कुछ बड़े फायदे जनता तक पहुंचेंगे, ये उम्मीद कर रहे हैं लोग भी। और इंतजार है कि वो कौन से क्षेत्र होंगे जिसमें इस पूंजी का भी एक बड़ा निवेश किया जाएगा।